तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 30 नवंबर, मतलब नवंबर का लास्ट डे। तो कल से आप वो काम कर सकते हो जो आप पूरे नवंबर नहीं कर पाए थे। जी हाँ, मेरा मतलब है हम लड़कों से कल हम अपनी दाढ़ी शेव कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरे नवंबर नो शेव नवंबर चल रहा था गंदे लोगों। तो चलो आज की बात करते हैं। आज 30 नवंबर, और आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन की पहली न्यूज़ ये है कि एसबीआई ने एसोसिएट कर लिया है एनपीसीआई के साथ उनका भारत बिल पे लिमिटेड। तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे उन्होंने एक चीज़ निकाली थी, एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। जो आपको पता होगा, आप लोग अगर मेट्रो में यूज़ करते होगे उसको। अभी रिसेंटली एयरटेल ने भी करा था। तो अभी एसबीआई ने उसके साथ एसोसिएट कर लिया एनपीसीआई के भारत बिल पे लिमिटेड के साथ। किसके लिए? एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जो कि शुरू हुई थी 2019 में। अब ये बेसिकली क्या, हम उसके बारे में तो जानते हैं, जो किसान योजना होती है जिसमें किसानों को वो मिलता है, 2-2 हज़ार में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं क्वार्टरली, 6 हज़ार का उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये है श्रम योगी मानधन योजना। जैसे हमारे पास अटल पेंशन योजना है, जिसमें जो भी इंसान है वो एक क्या कहते हैं उसे, 60 ईयर्स के बाद अपनी एक 1000 से 5000 तक की पेंशन को अवेल कर सकते हैं। उसी तरीके से ही ये श्रम योगी मानधन जो योजना है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप 18 साल से 40 साल के बीच में होने चाहिए, जस्ट लाइक अटल पेंशन योजना। और इसमें आपकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 तक ही होनी चाहिए। उससे ऊपर होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब इसमें क्या होगा, आपको 3,000 तक की मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 60। एंड ये जो है, इसमें भी अटल पेंशन योजना की तरह इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है। तो इट्स अ ग्रेट स्कीम। 2019 में शुरू हुई थी, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 साल के। अगर हम साल को स्कीम के नाम के साथ ही लगाएंगे तो हमें याद रहेगा। एक माइंड और होठों को प्रैक्टिस हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। तो इसलिए आप कभी उसका लॉन्च ईयर नहीं भूलोगे। नेक्स्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक देता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। अब आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट देता है? वो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो अगर वर्ल्ड वाला रिपोर्ट के अंदर नाम आ रहा है तो आईएमएफ की है, और अगर वर्ल्ड वाला रिपोर्ट का नाम नहीं आ वर्ड नहीं आ रहा है रिपोर्ट के नाम में, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बट बहुत सारे और भी रिपोर्ट्स होते हैं, तो आज मुझे मत ब्लेम करना। ये बस मैं दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट की बात, अभी उसी की बात ही करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो रिलीज़ करी है वर्ल्ड बैंक ने, उसमें उसने क्या बोला है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो ग्लोबल है वो है 2.6% इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, और 2.7% नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में, 2026 वाले में। ये है ग्रोथ की, मतलब पूरे जैसे जीडीपी जो होती है वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की ग्रो करने वाली है। तो 2.6% करेगी, विच इज़ अ डिसेंट फिगर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाए तो ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो होने वाला है 5.9% इस फाइनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं ग्रोथ प्रोजेक्शन इन इमर्जिंग कंट्रीज़, क्योंकि अगर डेवलप कंट्रीज़ को हटा दो तो बाकी जो आ जाती है वो आती है या तो अंडर डेवलप्ड या फिर बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड। तो जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो है 3.2%, विच इज़ गुड बिकॉज ग्लोबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इनको ज़्यादा ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलप्ड है वो उतनी तेज़ी से क्या ही बढ़ेंगे, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है। तो जो एमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो 3.2 से बढ़ रही है, देन इट्स अ फेयर नंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $2.5 मिलियन टू UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़। पैलेस्टीन में जो रेफ्यूजीज़ है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि अगर वहाँ पे जो लोग हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, या फिर उसके अलावा वहाँ पर अगर लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे, तो उन सब के लिए, उन सब की बेटरमेंट के लिए, उन सब की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए 2.5 मिलियन की इंस्टॉलमेंट इंडिया ने इस बार दी है। वो हर साल देती है, इस बार की भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी है। आज की बात करें तो आज की न्यूज़ इन नटशेल की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसके मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल साहब। अगर नहीं है तो बताओ कौन है, लेकिन यही है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज़ करा है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, जिसके बलबूते पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है जो वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है उन सबको याद करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CC फ्रेंड्स। सी मतलब कोल, सी मतलब सीमेंट, एफ मतलब फर्टिलाइजर्स, आर मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एन मतलब नेचुरल गैस, और एस मतलब स्टील। बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली और अल्टीमेटली एसेंशियल होगी आपका कोई भी घर बनाने के लिए।
इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। आपको उसके लिए कोल चाहिए, कोल आपको घर बनाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन कोल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। फिर दूसरे में आता है सीमेंट, सीमेंट से आपको घर बनाना होता है। फिर आता है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र से जब आप घर ही बनाने इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना, एक कहते हैं ना कि एक मकान को घर एक औरत बनाती है, तो कैसे बनाती है, क्योंकि उसके अंदर सारे काम भी तो होते हैं। तो फर्टिलाइज़र से क्या आएगा, खाना आएगा, तो घर में आप खाना भी खाओगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर चुके हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, अब घर में आग, वो क्या कहते हैं, खाना पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए, तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट से आएगी, और नेचुरल गैस भी उसी का पार्ट है। और घर बनाने में स्टील भी यूज़ होता है, और भी चीज़ें होती है, बट ये इट्स जस्ट वन ऑफ द थ्योरी, ताकि अगर आपको बाई चांस कभी सीसी फ्रेंड से उन चीज़ों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। बहुत ही लेम है, बट मैंने देखा है कि बहुत बहुत लेम चीज़ें भी आपके दिमाग में ऐसे अटक जाती हैं कि वही फिर इन द एंड काम आती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस करा ही नहीं कि इंडेक्स ऑफ जो कोर इंडस्ट्रीज़ है उसकी ग्रोथ क्या हुई है, तो 3.1% से वो ग्रो हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर ने लॉन्च किया है शून्यता, एम्प्टीनेस। मुझे तो ये नाम ही बड़ा पसंद आया, बिकॉज चलो इसके बारे में खैर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जाकिर खान की एक लाइन मेरे को याद आ रही है, जो उसने एक पोएम लिखी थी कि मैं शून्य पर सवार हूँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। या फिर कई सारे ऐसे गाने में, गानों को बहुत शौकीन है, तो होता है ना कि स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ वी आर हियर। तो इस तरीके के जो गाने होते हैं जिसमें शून्यता को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता है, क्योंकि आप कभी अपने रूट्स नहीं भूलते हो उससे ना, कि हाँ भाई आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे को वही टाइम पता है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जो भी चीज़ आज मेरे पास है, मुझे उसकी कदर है। तो अमेजिंग, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने नेशनल म्यूजियम में शून्यता, एम्प्टीनेस करके एक क्या कहते हैं उसे, ये एम्प्टीनेस करके जो चीज़ है वो लॉन्च करी गई है। बट ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ये बुद्धिस्ट कल्चर से मिली है। बुद्धिस्ट कल्चर में माना जाता है, और बुद्धिस्ट कल्चर मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर है। इसके बारे में मैं कभी एकांत में ज़रूर पढ़ूंगा, पढ़ नहीं पाया लेकिन ज़रूर एक दिन पढ़ूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इंडिया और एडीबी तो भाई साहब दिल खोल के हमें लोन दे रहा है और हम उससे लोन ले रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, या फिर शायद वहाँ पर भी कोई मेलोनी जी की तरह मोदी जी को कोई पसंद आ गया है। चलो जोक्स अपार्ट, इंडिया एंड एडीबी एंड साइड $98 million लोन टू प्रमोट प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इन इंडियाज हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब हमारे पास इससे रिलेटेड ऑलरेडी स्कीम है, क्लीन क्या था, क्लीन प्लांट पॉलिसी और क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो ये दोनों हमारे पास पॉलिसी और प्रोग्राम है, और इसी के अंतर्गत हमने लोन लिया $98 million का एडीबी से। अब एडीबी के जो हेड हैं वो चेंज हो गए हैं, मतलब अभी उनको रिकमेंड कर दिया गया, उनको अपॉइंट भी कर दिया गया, और जो बाकी का कार्यकाल था वो आसकावा सर नहीं, वो करेंगे मसाटो अनियन सर। आई मीन टू से मसाटो कांदा सर, उनका नाम ही है कांदा, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट कॉल हिम अनियन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो सीबीआईटी एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है ग्लोबल इंडिया ऑथोराइज्ड ग्लोबल इंडिया ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। तो ये क्या है, जो ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी जो हमारे क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर उनका एक्सपोर्ट है, बहुत अच्छे पैमाने पर अगर उनका एक्सपोर्ट चल रहा है, तो उसको एक टैग दिया जाता है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। जस्ट लाइक किसी भी, अगर कोई मोबाइल सेलर है तो उसको मोबाइल की कंपनी ऑथोराइज डीलर बना देती है, कोई अगर कार सेलर है तो उसको वो मारुति सुजुकी या फिर hyundai वाले उसको ऑथोराइज डीलर बना देते हैं। उसी तरीके से ही जो लोग अच्छे एक्सपोर्ट करते हैं तो उन एक्सपोर्टर्स को सीबीआईटी टैग दे देता है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ताकि वो एक क्योंकि उनके ऊपर एक कहते हैं ट्रस्ट बन जाता है गवर्नमेंट का, कि हाँ भाई ये लोग एक्चुअली में सही कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और इनकी वजह से हमारा जो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो भी ग्रो कर रहा है। तो एक टैग मिलता है जिससे उनको ईज़ मिले ट्रेड करने में, बहुत सारे पेपर वर्क्स और हर बार हर चीज़ को स्क्रूटिनी के साथ एनालाइज ना करना पड़े। अब क्या होता है कि एएसओ को रिलायबल ट्रेडर्स माना जाता है, क्योंकि वो सिक्योर ट्रेड करते हैं। पता चल जाता है ना कि हाँ ये बंदा गलत नहीं करेगा। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आप उन क्लोज फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत बातें करते हो, बट अपने बेस्ट फ्रेंड से आप बातें कर लेते हो अपनी बहुत ही निजी निजी, क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये बंदा कल को स्निच नहीं करेगा। तो वही बात है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि इंसान का कोर कैसा है। जैसे हमारी कोर इंडस्ट्रीज है, हमें पता है कि अगर ये कोर इंडस्ट्री सही से काम कर रही है तो पूरी इकनॉमी सही से काम करेगी, अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि भाई साहब दिक्कत है। तो ये जो AEO ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो शुरू किया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंडिया में ये सीबीआईटी जो है ये टैग देता है। 2011 में उसने फर्स्ट टाइम ये टैग दिया था, और तब से इसने शुरू करा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो अमित शाह जी जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है 59th कॉन्फ्रेंस ऑफ
डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन भुवनेश्वर ओडिशा। हर साल होती है, इस बार की भी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि ये भी आपसे कोई पूछ ले आते जाते। नेक्स्ट इज दैट सेल और बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है जॉन कॉकरेल। उन्होंने उनकी जो इंडिया में जो ब्रांच है उन्होंने साइन किया एक एमओयू टू ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी। ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई भी स्टील जो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू अगर बन रहा है तो उसको हम ग्रीन स्टील बोलेंगे। इसी को प्रमोट करने के लिए अगेन क्लाइमेट के लिए ही ये दोनों एमओयू इन कंपनी ने साइन किए हैं। एक तो हो गई सेल और दूसरी हो गई ये जॉन कॉकरेल जो कि एक बेल्जियम कंपनी है। तो वो एक हो गई इंजीनियरिंग फर्म और ये हो गया जो स्टील प्रोवाइड करेगा। तो दोनों साथ में आएंगे तो ग्रीन स्टील प्रोवाइड करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि उनका नहीं बोलूँगा मैं, ऑल ओवर गवर्नमेंट का फोकस है कि इंडिया में बिजनेसेस को आगे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, लेकिन प्रमोट करने से पहले इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ हो। और अगर उनके ऊपर कोई क्या कहते हैं फाइन्स वगैरह लगे हैं, उनके ऊपर कोई अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं जो उन्होंने कुछ रूल्स अगर फॉलो नहीं करे होंगे, कोई टैक्सेस वगैरह टाइम से पे नहीं करे होंगे, तो वो सभी क्लियर आउट करने के लिए बहुत ही ईज़ मिले। तो ये जो कंसेप्ट है काफ़ी टाइम पहले ही शुरू हो किया गया था कि अगर सेटअप करना है तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना बिजनेस रजिस्टर करना हो तो ही और शी कैन सिंपली गो टू उद्यम पोर्टल और वहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है। तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है सीआईआई के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर। अगेन श्री पीयूष गोयल सर की यहाँ पर बात करेंगे। अरे बिल्कुल मैंने पुष्पक सर की तरह बोला बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट इज दैट एसबीआई रेजेज 50,000 करोड़ रुपीज़ वाया बॉन्ड्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो भाई साहब ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, 50,000 रुपये फिर से दोबारा से रेस कर रहे हैं। इससे पहले इसने 30,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स रेस करे थे। वो बेसिकली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही वो लोन दे पाएंगे, जो पैसा वो वहाँ से लेंगे। अब 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने रेस कर लिए, इसका मतलब 30,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ही वो देंगे। इसके अलावा उन्होंने अभी रिसेंटली बात करी थी कि वो $1.25 बिलियन भी रेस करेंगे। कौन से, ये एक 5 ईयर्स का लोन होगा और ये लोग रेस करेंगे सीटीबीसी बैंक से, एचएसबीसी होल्डिंग से और तेपेई फ्यूबॉन बैंक से। ये 3 बैंक है, इससे एसबीआई रेस करेगा $1.25 बिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि इतना ज़्यादा रेस क्यों कर रहा है। हमें ये तो पता ही है कि अभी रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर कुछ टाइम से अगर फॉलो कर रहे हो तो एवरी डे ये न्यूज़ आ रही थी कि डिपॉजिट्स बहुत कम है, डिपॉजिट्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ बैड फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। क्योंकि अगर डिपॉजिट ही नहीं होंगे देन हाउ विल दे बी एबल टू लैंड। बैंकिंग की जो कोर डेफिनेशन है वो तो यही है ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू लैंड टू अदर्स एंड मेक प्रॉफिट। ठीक है, अब डिपॉजिट्स ही नहीं आ रहे तो वो लैंड कैसे करेंगे? तो इसलिए ये बाहर से डिपॉजिट्स, बाहर से मनी ले रहे हैं, ऑब्वियसली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब ये लैंड करेंगे तो बीच का जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा वो इनका प्रॉफिट होगा। हाउ एवर ये जो डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में होगा वो डेफिनेटली क्या कहते हैं उसे एक्सपेंसिव रहेगा। लेकिन अब हमें रिसेंटली पता है कि दोबारा से जो अडानी है उनके ऊपर अभी केस चल रहा है। अभी एसईसी ने, जो यूएस का सेबी टाइप का रेगुलेटर है, उसने अभी इन दोनों को समन भी करा था। हालांकि उसने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि आप हमें समन करो। खैर वो अलग बात है, बट द पॉइंट इज दैट अब फिर से हो सकता है कि लोग जो है वो सतर्क हो जाए और उनको ऐसा लगे कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट सेफ, इट्स बेटर टू क्रिएट अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक। तो वहाँ से दोबारा हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिले। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, पंकज त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। वो इसके अलावा एनपीसीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि द कूल स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक हिंट दे दो तो कमेंट सेक्शन में तो मेरे कहे बिना ही उनका रिप्लाई आ ही जाना है। उनका रिप्लाई नहीं मतलब उनका कमेंट आ जाना है। इसके अलावा बात करें तो सेबी पुश कर रहा है इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन एनएससी एंड बीएससी इन केस ऑफ आउटेजेस फ्रॉम April 1। जब भी कभी आउटेज होता है, बिजली वगैरह चला जाए, कभी अगर सर्वर में कोई इशू आ जाए, तो इन सब केसेस में अगर एनएससी में अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो एनएससी के थ्रू तो वो बीएससी के थ्रू भी कर पाओगे। आपको नहीं पता चलेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो इसकी डेट याद रख लेना, April 1 से होने वाला है अगले साल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, जो IFFI में अभी जो चल रहा था, उसमें जो दिया गया इंडियन बेस्ट पर्सनैलिटी, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है विक्रांत मैसी को। अब ये जो चीज़ है ये
मेरे को न्यूज़ इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, बट मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज न्यूज़ विद माई व्यूज़ है इस वीडियो का नाम। और जो व्यू मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैं ना सोच रहा था कि जो वेलकम मूवी में हैप्पी सिंह बोलते हैं कि इंसान बुरे नहीं होते, इंसान के काम बुरे होते हैं। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो सारे इंसान अच्छे हो जाएंगे और सारी बुराइयां अलग हो जाएंगी। और बुराई ख़त्म करने के लिए बुरे लोगों को नहीं मारना होता, बुराई को मारना होता है। और मैं यही सोचता था कि यार लोग जो होते हैं वो मजबूरी तो होते हैं, कोई भी लोग गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते हैं। जैसे कोई चोरी चकारी को करता है या फिर कोई कुछ भी गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो मजबूर होता है। अगर वो उनकी मजबूरी को फुलफ़िल कर दें तो वो भी सही रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि इन दी एंड वी आर ऑल ह्यूमन, हमें तो हक की रोटी ही कमानी है ना। तो मैं ये सब चीज़ सोच रहा था। तो फिर मेरे माइंड में एक मूवी आई जो विक्रांत मैसी की थी, सेक्टर 26 नाम है उसका। इतनी फेमस नहीं है, अभी रिसेंटली ही वो आई है। तो वो देखना अगर आपको किसी ओ टी टी पे मिल जाए। मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किस ओ टी टी पे देखी थी, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है। शायद नेटफ्लिक्स पर या पता नहीं कहीं देखी थी, बट वो देखकर मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता यार। एंड एक्चुअली में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैं उनसे मिला भी हूँ। तो फिर मेरे को पता चला, मतलब एग्जैक्टली वैसे से नहीं मिला। मैं आपको सस्पेंस या स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, देख लेना सेक्टर 26 है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि नहीं यार, इट्स नॉट लाइक के लोग अच्छे ही होते हैं। कुछ लोग, मतलब वो होता है ना कि अब माइंड ही उनका वैसा है, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो यू कैन वॉच दैट मूवी इफ़ यू वांट टू। और उसके अलावा अब रिवीजन का एक और पॉइंट अगर डिस्कस कर ले, तो हमने बात करा था ना कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो टॉक्सिक मूवी को मिला है, लिथुएनियन मूवी है। और अगर बात करें सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो मिला है फिलिप नॉइस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की तो भाई बात ही छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बस सुन सुन के कान पक गया। अब तो COP29 भी खत्म हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही खत्म हुआ, और होना भी नहीं चाहिए। सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रियल GDP हैज स्लम्ड टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4%। GDP जो है बहुत कम हो गया है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपना वो क्या कहते हैं, इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो 7% कर दिया है। 6.6 से बढ़ा के 7.7% कर दिया था। और इंडिया की अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि 5.4% अभी हमारे चल रही GDP, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% को क्रॉस कर चुका है। तो ये जो सिचुएशन आ गई जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमी उतने स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है, इनफैक्ट वो तो डिक्रीज़ हो रही है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब हो जाना, खड़े हो जाना, आगे ना बढ़ पाना, रुक जाना, रिवर्स गियर डाल देना, इन सबको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कि भाई आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है। हालांकि उल्टा होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तभी तो प्राइस बढ़ रहा है गुड्स का। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। एंड GDP क्या है? GDP क्या है? जो गुड्स और सर्विसेज है उन सबका जो फाइनेंस जो इट्स बेसिकली द क्या कहते हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रोड्यूस हो रहे हैं तभी तो चीज़ें बिक रही होंगी ना, तभी तो इन्फ्लेशन हाई है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन गलत तरीके से बढ़ रही है, गलत तरीके से प्राइस राइज हो रहे हैं। और उसको सही करने के लिए क्या करा जा सकता है? या तो रेपो रेट कम करा जा सकता है ताकि लोग एक्चुअली में खरीदें। एक्चुअली में खरीदेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बाद में उसको कंट्रोल करेंगे, बट GDP को तो बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये कि गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा सकती है। उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, अभी GDP कम हो रही है। GDP कम हो रही है, इसका मतलब क्या? जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ होगा। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा तो वो बहुत सीरियस इशू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट तो इशू है ही। अब उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकती है? अब GDP का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, और कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर होता है, और नेट इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट जो होते हैं, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका GDP बन जाएगा। तो इसमें बाकी सारी चीज़ों को तो हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अलग बात करेंगे, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर उसकी अलग बात करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या होगा? उससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट होंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए, न्यू कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वहाँ से GDP थोड़ा सा बढ़ सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, तो वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा निकाल कर वो इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये मेरे को लगा एक चीज़ है जो कि आपसे शेयर कर सकते हैं, जिससे एक व्यू मेरा एक और आ जाएगा, और आपको भी शायद थोड़ा इससे क्लैरिटी मिल जाए कि GDP को किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो फॉर्मर नाइजीरियन FM ओकोंजा इवेला हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द WTO चीफ फॉर हर सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट फीमेल
हेड हैं WTO की। WTO का पहले नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF से पहले ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था, तभी उसको IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। उसी तरीके से इसका WTO का पहले वाला नाम था गैट। इसके अलावा की जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। लास्ट न्यूज़ अगर आज की बात करी जाए तो वो है इंडिया एंड UK नेवीज़ जो है वो साथ में डेवलप करने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फॉर नेक्स्ट जेन वॉरशिप्स। वॉरशिप्स हमें प्रोड्यूस करनी है। हमारे पास कौन कौन सी वॉरशिप्स हैं? एक तो INS विक्रांत है और एक INS विक्रमादित्य, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाउएवर आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, हाउएवर आई एम ड्रेस्ड एज अ डिफेंस पर्सनल। तो अगर ये बात करते हैं तो है क्या, अब इसमें एक वर्ड आता है इंडिया एंड UK नेवीज टू डेवलप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शंस। प्रोपल्शंस क्या होता है? ऑफ कोर्स इंजीनियर्स वुड नो बेटर देन मी, बट एज फार एज आई नो वो जो फोर्स होती है जिससे किसी चीज़ को आप स्टेशनरी से एक मोशन में लाते हो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। फॉर एग्जांपल के रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट जब उड़ता है तो कैसे होता है, उसके नीचे फायर आती है। जब फायर जब जाती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लगा सकते हो कि जितना प्रेशर नीचे आ रहा है उतने प्रेशर से वो रॉकेट शिप ऊपर जा रही है। तो दैट इज़ समवट रिलेटेड टू प्रोपल्शन। उसी तरीके से ही जो वॉरशिप है उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का कैसे यूज़ होगा उसकी ही बात करने के लिए इंडिया और नेवी जो है वो साथ में डेवलप करे ताकि एक हमारा एक और वॉरशिप क्रिएट हो सके। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, कल मिलते हैं। बाकी कोई भी अगर डिस्कशन हो तो ज़रूर मुझे बताना, एंड डोंट जस्ट ट्रीट मी एज अ टीचर बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई व्यूज़ विद यू, ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले बस, जो कि नॉर्मली अकेले पढ़ने पे नहीं मिलता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू टुमारो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।